फ्लाइंग रेजिन जुत्सु का निर्माण टोबिरामा सेंजू ने वॉरिंग स्टेट्स पीरियड के अंत और फर्स्ट शिनोबी वर्ल्ड वॉर के आसपास किया था। हालांकि इस तकनीक को आमतौर पर मिनाटो नमिकाजे से जोड़ा जाता है क्योंकि उसने इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया, लेकिन वास्तव में यह तकनीक टोबिरामा की अपनी खोज थी, ठीक वैसे ही जैसे नारुतो की मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। अगर किसी से कुछ चुराना ही है तो सबसे बेहतरीन से ही क्यों न चुराया जाए। टोबिरामा एक असाधारण शिनोबी प्रतिभा था। निंजुत्सु और विज्ञान दोनों क्षेत्रों में उसकी खोजों ने उसे अपने बड़े भाई हशिरामा के बराबर सम्मान दिलाया। कई विद्वानों और वैज्ञानिकों के लिए वह पसंदीदा होकागे था, जिनमें ओरोचिमारू भी शामिल है। ओरोचिमारू ने टोबिरामा को अपनी प्रेरणा माना और उसके लिए गहरा सम्मान रखा। इसका सबसे बड़ा सबूत इम्प्योर वर्ल्ड रेनकार्नेशन जुत्सु एदो टेंसेई है, जिसे ओरोचिमारू ने सीधे टोबिरामा से अपनाया था। यह जुत्सु टोबिरामा ने खुद बनाया था, लेकिन इसकी अनैतिक प्रकृति के कारण उसने इसे स्क्रोल ऑफ सील्स में बंद कर दिया। हालांकि उसने खुद भी इसे इस्तेमाल किया था, फिर भी वह जानता था कि यह एक सीमा लांघने जैसा है, क्योंकि इसमें बलिदान की आवश्यकता होती है और मृत आत्माओं का अपमान भी होता है। इस मामले में मैं टोबिरामा से पूरी तरह सहमत हूँ। भले ही अगर वह इस तरह हशिरामा को वापस ले आता तो शायद मरता नहीं, लेकिन यह प्राकृतिक व्यवस्था से छेड़छाड़ होती, इसलिए उसका इसका उपयोग न करना समझ में आता है। फ्लाइंग रेजिन को एक प्रकार के दूरस्थ समनिंग जुत्सु के रूप में बनाया गया था। इसमें उपयोगकर्ता किसी वस्तु या व्यक्ति पर एक विशेष सीलिंग फॉर्मूला लगाता है जो पूरी तरह उस उपयोगकर्ता के लिए विशिष्ट होता है और उसी की पहचान दर्शाता है। टोबिरामा पूरी तरह व्यावहारिक व्यक्ति था, इसलिए उसका सीलिंग फॉर्मूला बहुत सरल था, अन्य सीलिंग सिंबल्स जैसा ही। लेकिन मिनाटो का फॉर्मूला अलग था। उसने 4 कंजी सिंबल्स का उपयोग किया, जिनका अर्थ था सहनशीलता, प्रेम का और तलवार, जिससे एक भाव बनता है सहनशीलता और तलवार का प्रेम। यह मिनाटो के व्यक्तित्व और एक योद्धा के रूप में उसके सिद्धांतों को दर्शाता है और युद्ध क्षेत्र में जीवित रहने की कुंजी भी देता है। तीसरे शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान उसने इस तकनीक का अत्यधिक उपयोग किया और यहीं से उसे उसका प्रसिद्ध नाम मिला, येलो फ्लैश ऑफ द लीफ। इस तकनीक की मदद से मिनाटो ने थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर में इवानिन की पूरी एक टुकड़ी को अकेले तबाह कर दिया। यही कारणों में से एक है कि आज भी इवागाकुरे में उसका इतना डर है। उसने इसी जुत्सु से ए, जो बाद में रैकेज बना, और उसके भाई बी को भी हराया, जो 8 टेल्स जिंचुरिकी था और कुरामा के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली टेल्ड बीस्ट रखता था। इन सभी कारनामों के कारण मिनाटो एक किंवदंती बन गया और युद्ध के अंत में हिरुजेन के पद छोड़ने के बाद उसे 4th होकागे चुना गया। शुरुआत में यह पद हिरुजेन के किसी छात्र को दिया जाना था, लेकिन ओरोचिमारू अस्थिर साबित हुआ। सुनाडे गांव से बाहर थी और जिराया ने साफ मना कर दिया क्योंकि यह उसका रास्ता नहीं था। अंततः चुनाव मिनाटो नमिकाजे और फुगाकू उचिहा के बीच रह गया। उचिहा क्लैन ने फुगाकू को आगे बढ़ाया ताकि गांव में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिले और उन्हें उस एलीट क्लैन के रूप में मान्यता मिले जो वे थे और जो गांव के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। यही बात आगे चलकर उचिहा क्लैन और गांव के बीच दूरी बढ़ने के कई कारणों में से एक बनी। मिनाटो ने अपनी मृत्यु से पहले फ्लाइंग रेजिन का अंतिम बार उपयोग तब किया जब उसने कुरामा को गाँव के केंद्र से पहाड़ों के पार एक स्थान पर टेलीपोर्ट किया जहां नारुतो और कुशिना मौजूद थे। इसके बाद मिनाटो ने रीपर डेथ सील का उपयोग करके कुरामा को अपने नवजात पुत्र नारुतो के भीतर सील कर दिया। मिनाटो और कुशिना दोनों अपनी चोटों के कारण मर गए। नारुतो बड़ा हुआ और सीखता गया, यह उम्मीद करते हुए कि वह होकागे बनकर गांव से मिलने वाले अत्याचार और नफरत को खत्म कर सक, एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिए वह पूरी जिंदगी प्रयास करता रहा। इसी उद्देश्य से वह निंजा एकेडमी में दाखिल हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से वह उतना सक्षम नहीं निकला जितनी उसे उम्मीद थी। वह एक भी सही और स्थिर शैडो क्लोन नहीं बना पा रहा था। 3 बार असफल होने के बाद उसने अपने सभी दोस्तों को ग्रेजुएट होते देखा। निराश और बेबस होकर उसने मिजुकी की सलाह मानी और स्क्रोल ऑफ सील्स चुरा लिया, यह जाने बिना कि मिजुकी असल में उसे मारकर स्क्रोल खुद लेना चाहता था। नारुतो ने स्क्रोल में से सीखने के लिए सबसे उपयुक्त जुत्सु खोजनी शुरू की। यहीं से व्हाट इफ की शुरुआत होती है। मैं जानता हूँ कि फ्लाइंग रेजिन को कभी फॉरबिडन जुत्सु नहीं कहा गया, लेकिन मल्टी शैडो क्लोन को फॉरबिडन कहा जाता है, जबकि वह तो शिनोबी बनने की बुनियादी आवश्यकता है। आप निंजा बन ही नहीं सकते जब तक आप एक शैडो क्लोन न बना सकें, और मल्टी शैडो क्लोन तो बस वही जुत्सु कई बार करना है जो सीरीज में कई बार दिखाया गया है कि कोई भी कर सकता है, यहाँ तक कि ककाशी भी, जिसने इसी तकनीक से अपना टेस्ट पास किया था। इसीलिए मान लेते हैं कि नारुतो स्क्रोल से फ्लाइंग रेजिन सीख लेता है। अब नारुतो इरुका सेंसे के आदेश पर मिजुकी से भागता है। वह मिजुकी से बदला लेना चाहता है और उसे हराने की योजना बनाता है, लेकिन कैसे? वह तो बस एक बच्चा है, अभी जेनिन भी नहीं। वह एक अनुभवी चुनिन को कैसे हरा सकता है?
जो इरुका जितना या उससे भी ज्यादा ताकतवर है? इसका जवाब है नारुतो को अपनी अकल और जो भी टेक्निक्स और टूल्स उसके पास हैं, उनका पूरा इस्तेमाल करना होगा। इस समय नारुतो के पास फ्लाइंग राइजिन जुत्सु था। तो अब नारुतो क्या करता है? वह हर चीज पर निशान लगाना शुरू कर देता है। जिस जिस पेड़ के पास से वह गुजरता है उस पर सील लगा देता है। जिस जिस चट्टान से वह उछलता है उस पर भी वह अपनी खास सील लगा देता है। एक ऐसी सील जिसमें सिर्फ एक ही शब्द लिखा होता है, डेड बायो। नारुतो बेतरतीब तरीके से दौड़ता है, कभी जिगजैग, कभी गोल गोल, और हर जगह यह निशान छोड़ता जाता है। मिजुकी को न तो कोई पैटर्न समझ आता है और न ही नारुतो की सोच। उसे लगने लगता है कि नारुतो बस घबरा गया है और उसे खुद नहीं पता कि वह कहाँ जा रहा है। इस सोच में मिजुकी और ज्यादा आक्रामक हो जाता है। वह नारुतो पर शूरिकेन फेंकता है ताकि इस पीछा दौड़ को यहीं खत्म कर सके। तभी अचानक नारुतो का सिर पीछे की ओर घूमता है। मिजुकी को उम्मीद थी कि उसे डर दिखाई देगा, लेकिन नारुतो की आंखों में डर नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय था। शूरिकेन उसके शरीर को छू पाता उससे पहले ही नारुतो बिजली की चमक के साथ गायब हो जाता है और अगले ही पल वह एक दूसरे पेड़ के पास प्रकट होकर मिजुकी पर मुक्का मार देता है। मिजुकी हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि नारुतो कौन सा जुत्सु इस्तेमाल कर रहा है और उसने यह सीखा कहां से। फिर उसे एहसास होता है नारुतो ने यह तकनीक स्क्रोल ऑफ सील से सीखी है। नारुतो बार बार टेलीपोर्ट करता है, इतनी तेजी से कि वह एक साथ कई जगह मौजूद लगता है। उसकी आफ्टर इमेजेस मिजुकी पर वार करती रहती हैं और मिजुकी समझ ही नहीं पाता कि असली नारुतो कौन सा है। आखिरकार मिजुकी जमीन पर गिर जाता है पराजित। इस घटना के बाद नारुतो को माफ कर दिया जाता है। इरुका के साथ उसके रिश्ते की वजह से इरुका नारुतो को शैडो क्लोन जुत्सु सिखाने में मदद करता है। नारुतो एकेडमी पास कर लेता है और उसे टीम 7 काकाशी के अधीन सौंप दिया जाता है। नारुतो, सस्के और सकुरा मिलकर बेल टेस्ट देते हैं। नारुतो की योजना होती है फ्लाइंग राइजिन से घंटियाम लेने की, लेकिन समस्या यह होती है कि काकाशी, जो अब उनका जोनिन है, उसे जिनिन की सभी दिखाई गई क्षमताओं की जानकारी दी जा चुकी होती है। उसे पता होता है कि नारुतो इस समय एक ही बड़ी चाल पर निर्भर है। यह वही तकनीक थी जिसे फोर्थ होकागे मिनाटो अपने समय में काकाशी के मेंटोर रहते हुए इस्तेमाल करता था। इसलिए काकाशी जानता है कि उसे क्या देखना है। इस लड़ाई में काकाशी को काफी हद तक अपना शेरिंगन इस्तेमाल करना पड़ता है स्टील मार्क्स को पहचानने के लिए। वह नारुतो के जालों से बचता है और जानबूझकर ऐसा दिखाता है मानो वह फंस गया हो ताकि नारुतो लापरवाह हो जाए। अंत में नारुतो काकाशी पर एक भी सील नहीं लगा पाता। वह हार मान लेता है और सोचता है कि अब वह अकेले ही लंच खा लेगा। काकाशी उसे इसके लिए डांटता है और टीम को एक आखिरी मौका देता है। शर्त ये होती है कि नारुतो कुछ भी नहीं खाएगा। अगर सस्के या सकुरा ने उसे खाना दिया तो सीधा फेल। सस्के और सकुरा अपने दोस्त के लिए इस आदेश को तोड़ देते हैं। यही देखकर काकाशी उन्हें पास कर देता है क्योंकि उन्होंने आदेश से ऊपर टीम को रखा और यही वह गुण था जो काकाशी अपनी टीम में चाहता था। इसके बाद वे मिशन करना शुरू करते हैं, लेकिन नारुतो को जिनिन को दिए जाने वाले काम बेहद उबाऊ लगते हैं। इसलिए जब उसे गांव से बाहर जाने वाला मिशन मिलता है, एक पुल बनाने वाले आदमी को उसके घर तक एस्कॉर्ट करने का, तो वह तुरंत तैयार हो जाता है। शुरुआत में सब कुछ लगभग वैसा ही होता है। डीमन ब्रदर्स अचानक हमला करते हैं। वे हार जाते हैं और नारुतो डर के मारे सिहर जाता है। एक ऐसा पल जिसे वह कसम खाता है कि फिर कभी दोहराएगा नहीं। मिशन आगे बढ़ता है और तभी ज़बूज़ा उनका रास्ता रोकता है। हालांकि काकाशी और उसका शेरिंगन उससे ज्यादा ताकतवर होते हैं, फिर भी ज़बूज़ा चालाकी से काकाशी को चौंका देता है और उसे वाटर प्रिजन जुत्सु में कैद कर लेता है। नारुतो और सस्के मिलकर एक नई योजना बनाते हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु और डीमन विंड शूरिकेन का इस्तेमाल होता है। योजना में 3 फेंट्स होते हैं। पहला फेंट चारा जहां डीमन विंड शूरिकेन फेंका जाता है, दूसरा फेंट जब दूसरा शूरिकेन सामने आता है, तीसरा फेंट जब नारुतो ज़बूज़ा के पीछे प्रकट होकर उस पर एक टैग्ड शूरिकेन फेंकता है जिसे ज़बूज़ा शायद डॉज कर ले। अगर ऐसा हुआ तो नारुतो उसी शूरिकेन पर टेलीपोर्ट करके ज़बूज़ा पर हमला करेगा। योजना उन्हें पूरी तरह फ्लॉलेस लगती है और सच में यह उससे भी ज्यादा कारगर साबित होती है। ज़बूज़ा दूसरे फेंट से पूरी तरह चौंक जाता है। वह वाटर प्रिजन छोड़े बिना खुद को ठीक से बचा नहीं पाता, जिससे उसे हार माननी पड़ती है। हालांकि हाकू की मदद से वह बचकर निकल जाता है। समय बीतता है। टीम 7 तजुना के घर जाती है और जोरदार ट्रेनिंग करती है। इसी दौरान नारुतो एक दिन मिशन के लिए देर से उठता है, लेकिन यह देरी वरदान बन जाती है क्योंकि उसी वजह से वह त्सुनामी और इनारी को गाटो के आदमियों के हाथों मारे जाने या पकड़े जाने से बचा लेता है। वह वहां पहुंचता है और देखता है कि सस्के पहले से ही डिमोनिक मिररिंग आइस क्रिस्टल्स में फंसा हुआ है। अपनी बेफिक्र फितरत के कारण नारुतो बिना सोचे समझे अंदर कूद जाता है, लेकिन लड़ाई के दौरान यह कड़वी सच्चाई सामने आती है। वह एक जाल में कूद चुका है, एक ऐसा जाल जिससे बाहर निकलना आसान नहीं है। नारुतो एक और शूरिकेन पर निशान लगाता है और ऐसा दिखाता है
जैसे वह उससे बर्फ के गुंबद को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन असल में वह शुरिकेन को गुंबद की एक दरार के बीच से फेंक देता है जो बाहर जाकर गिरता है। जैसे ही हाकू अगले हमले की तैयारी करता है, नारुतो सस्के के कंधे को पकड़ता है और जुत्सु एक्टिवेट कर देता है। दोनों एक साथ टेलीपोर्ट होकर गुंबद के बाहर पहुंच जाते हैं। इससे हाकू को मजबूरन उन्हें ज्यादा गंभीरता से लेना पड़ता है। इसके बाद लड़ाई कुछ समय तक बराबरी की जमीन पर चलती है। सस्के अब पहले से कहीं ज्यादा नारुतो और उसकी तकनीक पर निर्भर करता है ताकि हाकू का संतुलन बिगड़ा रहे। वे ककाशी और ज़बूज़ा दोनों से ज्यादा देर तक टिके रहते हैं। आखिरकार ज़बूज़ा हार जाता है और उसकी जिंदगी सिर्फ हाकू के आत्म बलिदान की वजह से बची रहती है। हालांकि वह भी केवल थोड़े समय के लिए। कमजोर हालत में होने के बावजूद ज़बूज़ा इस मौके का फायदा उठाता है, लेकिन जब गाटो के आदमियों द्वारा हाकू के शरीर का अपमान किया जाता है तो ज़बूज़ा एक वीर की तरह आखिरी लड़ाई लड़ता है। वह गाटो के पूरे गिरोह को अकेले मार गिराता है और फिर गौरवपूर्ण तरीके से अपनी आखिरी सांस लेता है। यही मिशन टीम 7 के लिए असली मोड़ बनता है, जहां वे सच में समझते हैं कि शिनोबी की दुनिया क्या होती है। यह एक ऐसी सच्चाई थी जिसे बाद में सीखने से बेहतर था कि वे अभी ही सीख लें। इसके बाद अगला आर्क शुरू होता है जहां टीम 7 गांव लौटती है और चुनिन एग्जाम्स के बारे में जानती है। यहीं उनकी पहली मुलाकात गारा और उसके रेत वाले भाई बहनों से होती है, जहां वे कोनोहामारू और उसके छोटे से गिरोह को उनसे बचाते हैं। काकाशी उन्हें बताता है कि वे भी चुनिन एग्जाम्स में हिस्सा लेंगे और टीम 7 खुशी खुशी नाम लिखवा देती है। पहला टेस्ट लिखित होता है जिसमें नारुतो पूरी तरह फेल साबित होता है, लेकिन सिर्फ अपने हौसले और जिद के दम पर वह किसी तरह पास कर जाता है। दूसरा टेस्ट उसके लिए कहीं ज्यादा अनुकूल होता है। टीम 7 अपना स्क्रोल संभाल कर रखती है और मौका मिलते ही नारुतो उस पर खुद का निशान लगा देता है, लेकिन जल्द ही उन पर हिडन ग्रास की शियोरे हमला करती है जो नारुतो को अपने सांप से निगल लेती है। इसके बाद वह सस्के और साकुरा से लड़ती है और दोनों डर के मारे जड़ हो जाते हैं। सस्के अपने डर पर काबू पाने के लिए खुद अपनी टांग में कुनाई घोंप लेता है, एक इतना साहसी कदम कि शियोरे जो बाद में ओरोचिमारू निकलती है उसकी भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाती। ओरोचिमारू उनका स्क्रोल निगल लेता है और कहता है कि जंगल से सिर्फ एक ही जिंदा निकलेगा। अगर उन्हें स्क्रोल चाहिए तो उन्हें उसे मारना होगा। आखिरकार टीम 7 के पास बस एक ही रास्ता बचता है, अपना स्क्रोल छोड़ देना ताकि वे जिंदा रह सके। सस्के बिना हिचक यह कर देता है। आम तौर पर यहाँ नारुतो सस्के को रोकता, लेकिन इस बार वह कुछ नहीं कहता। ओरोचिमारू दूसरा स्क्रोल भी निगल लेता है और अपने वादे के मुताबिक सभी को जिंदा छोड़ देता है, लेकिन जाने से पहले वो सस्के पर कर्स्ड सील ऑफ हेवन लगा देता है। सस्के बेहोश हो जाता है और टीम कमजोर पड़ जाती है। नारुतो साकुरा की मदद से सस्के को सुरक्षित जगह पर ले जाता है और फिर फ्लाइंग रेजिन का इस्तेमाल करके अपना स्क्रोल लेने निकल पड़ता है, लेकिन वह ओरोचिमारू के पेट में होता है। यह नारुतो के लिए अच्छी खबर होती है क्योंकि इसका मतलब है कि वह उसी जगह पर है जहां दूसरा जरूरी स्क्रोल भी मौजूद है। अगले ही पल नारुतो वहां प्रकट होता है, उसका हाथ ओरोचिमारू के पेट के आर पार घुसा हुआ। ओरोचिमारू पूरी तरह सन्न रह जाता है, उसे यकीन ही नहीं होता कि ऐसा हो गया। नारुतो दोनों स्क्रोल बाहर खींच लेता है, उसका हाथ खून और गंदगी से सना होता है। वह घिन से चेहरा बनाता है, ओरोचिमारू को थैंक्स कहता है और टेलीपोर्ट होकर वहाँ से चला जाता है। ओरोचिमारू अपने पेट के भयानक जख्म को संभालने के लिए वहीं रह जाता है। नारुतो दोनों स्क्रोल लेकर लौटता है, उन्हें सुरक्षित छिपाता है और सस्के पर नजर रखता है। वह कहता है कि वे यहाँ रुक नहीं सकते और सस्के को उठाकर बाहर ले जाना बेहतर होगा। नारुतो सस्के को उठाता है और एहतियात के तौर पर सस्के और साकुरा दोनों पर फ्लाइंग राइजिन की सील लगा देता है। तीनों सस्के को लेकर जंगल के केंद्र की ओर भागते हैं और काफी तेजी से वहाँ पहुँच जाते हैं। वे टेस्ट पास कर लेते हैं और स्क्रोल खोलते हैं जिसमें इरुका सेंसे प्रकट होते हैं। वे फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जो हुआ और सस्के की हालत सब कुछ बता देते हैं। मेडिकल नीन ककाशी के साथ वहां पहुंचते हैं और ककाशी सस्के का इलाज शुरू करता है। सस्के होश में आता है और काकाशी उसे शांत करता है। काकाशी बताता है कि कर्स मार्क की वजह से उसे एग्जाम्स छोड़ने पड़ सकते हैं, लेकिन सस्के कहता है कि जरूरत पड़ी तो वह बिना निंजुत्सु के भी अगला राउंड पूरा करेगा। उसके स्वर में दृढ़ निश्चय देखकर काकाशी उसे जारी रखने देता है, इस शर्त पर कि अगर उसने कर्स मार्क का इस्तेमाल किया तो वह तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सस्के मान जाता है और चुनिन एग्जाम्स का तीसरा और आखिरी राउंड शुरू होता है। इस आर्क का बाकी हिस्सा ज्यादा नहीं बदलता क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ था जो कहानी की दिशा बदल देता। गारा रॉक ली को हराने के बाद उसे मारने वाला होता है, लेकिन नारुतो उसे रोक देता है। इसके बाद उन्हें 1 महीने का ब्रेक मिलता है। काकाशी सस्के के कर्स मार्क को सील कर देता है। नारुतो कुछ समय के लिए जिराया के साथ ट्रेनिंग करता है, जहां उसकी पहली मुलाकात कुरामा से होती है और वह अपनी वर्जन वर्स चाक्रा क्लोक सीखता है। नारुतो के हाथों ओरोचिमारू की गंभीर चोटों और लगभग मौत के अनुभव की वजह से ओरोचिमारू को जल्दी बॉडी स्विच करनी पड़ती है
और वह लड़ने की हालत में नहीं रहता। इसका मतलब यह होता है कि कोनोहा इन्वेजन नहीं होता। नतीजतन नारुतो नेजी को हराता है, तेमारी शिकामारू को हराती है और शिनो कनकुरो को हराता है। गारा को भी सस्के हरा देता है, लेकिन उसकी मानसिक हालत अस्थिर होने के कारण टेमारी और कनकुरो उसे वहाँ से ले जाकर संभालते हैं। इस वजह से टेमारी और शिनो की लड़ाई नहीं होती। टेमारी लड़ाई छोड़ देती है और शिनो फाइनल में पहुँच जाता है। अब नारुतो और सस्के की भिड़ंत तय होती है। नेजी से लड़ने के बाद नारुतो को शरिंगन से उतना डर नहीं रहता, क्योंकि वह समझ चुका होता है कि शरिंगन हर चीज में ठीक ठाक है, लेकिन किसी एक में मास्टर नहीं। सस्के की सबसे बड़ी ताकत इस समय उसकी बढ़ी हुई शारीरिक शक्ति ताइजुत्सु और चिदोरी होती है, जो तेजी और ताकत पर आधारित हमला है। लेकिन यहाँ नारुतो को बढ़त होती है, क्योंकि उसने भी ताइजुत्सु सीख लिया होता है। असल में उसने सस्के का लायन कॉम्बो ही कॉपी कर लिया था, जो खुद रॉक ली के रिवर्स लोटस की नकल था। इसके अलावा नारुतो ने पहले ही सस्के पर फ्लाइंग रेजिन की मुहर लगा रखी थी, जिससे नारुतो को लड़ाई में अचानक हमला करने का फायदा मिलता है। इस तरीके से नारुतो सस्के को गिराने में सफल हो जाता है। सस्के को लगता है कि यह एक गंदा हथकंडा था और यह मुहर उस पर लड़ाई शुरू होने से पहले ही लगा दी गई थी। जज इस बात का फैसला करता है कि नारुतो के लिए वही काम करना मुश्किल नहीं था। उसे बस लड़ाई के दौरान सस्के को छूना भर पड़ता, और चूंकि सस्के ने पूरी लड़ाई में ज्यादातर ताइजुत्सु पर भरोसा किया था, इसलिए यह बहुत मुमकिन था कि नारुतो उसे किसी न किसी समय छू चुका हो। इसी आधार पर जीत नारुतो को दे दी जाती है। हालांकि सस्के को अब भी लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। नारुतो फाइनल्स में पहुंचता है, जहां उसका मुकाबला शिनो अबुरामे से होता है। शिनो काफी समझदार है और कीड़ों का उसका इस्तेमाल बेहद अनोखा है। शिनो की एक बड़ी ताकत ये है कि वह अपने कीड़ों के जरिए जहर फैला सकता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि नारुतो उस जहर से हार जाएगा। अगर नारुतो अपनी वर्जन 1 चक्रा क्लोक में होता तो उसकी रिजेनरेटिव शक्ति जहर से कहीं ज्यादा तेज होती। इसका मतलब ये है कि इस लड़ाई में नारुतो को बढ़त मिलती है और इसी वजह से उसे विजेता घोषित किया जाता है। नारुतो एक्सिबिशन मैचेस का चैंपियन बन जाता है, लेकिन सस्के जोर देता है कि नारुतो उसके शरीर से फ्लाइंग राइजिन की मुहर हटाए और पूरे लीफ विलेज के सामने दोबारा उससे लड़े चैंपियन की उपाधि के लिए। नारुतो मानता है कि सस्के को उसका हक मिलना चाहिए, इसलिए वह सस्के के शरीर से फ्लाइंग रेजिन की मुहर हटा देता है। इसके बाद वे आखिरी लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। इस लड़ाई में मैं वास्तव में सस्के को बढ़त देता हूँ, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में, खासकर बंद जगह में, सस्के नारुतो से ज्यादा चालाकी दिखा सकता है। वह दूरी बनाकर रखता है, लॉन्ग रेंज जुत्सु और हिट एंड रन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है, ताकि नारुतो को नुकसान पहुंचा सके बिना उसे पलटवार का मौका दिए। आखिरकार सस्के नारुतो को हरा देता है और अपनी इज्जत वापस हासिल कर लेता है। टीम 7 के सभी सदस्यों को उनकी ताकत और बुद्धिमानी के कारनामों के लिए चुनिन की रैंक दे दी जाती है। हारने के बावजूद नारुतो सस्के को बधाई देता है और सस्के भी उसे स्वीकार करता है, जिससे उनकी पिछली लड़ाई से जुड़ी सारी कड़वाहट खत्म हो जाती है। क्योंकि चुनिन एग्जाम्स के दौरान कोनोहा क्रश नहीं होता, इससे कहानी में काफी कुछ बदल जाता है। टीम 7 परीक्षा पूरी करती है और सभी चुनिन बन जाते हैं। कोनोहा क्रश कभी होता ही नहीं और हिरुजेन की मौत नहीं होती, दुर्भाग्यवश। इसका मतलब यह भी होता है कि रॉक ली का शिनोबी करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और गारा कभी भी अपने अंधेरे रास्ते से वापस नहीं आता। सुनाडे कभी होकागे नहीं बनती। इसके बाद अगली बड़ी घटना होती है साउंड 4 का सस्के को ढूंढना और उसे ओरोचिमारू के साथ जाने के लिए मजबूर करना। लेकिन सस्के का आत्मविश्वास टूटा हुआ नहीं होता, क्योंकि वह नारुतो को हरा चुका होता है। हालांकि साउंड 4 उसे बुरी तरह पीट देते हैं, फिर भी सस्के उनके साथ जाने का फैसला नहीं करता। उसे अपने विकास के रास्ते पर भरोसा होता है। उसका मानना होता है कि इटाची को हराने का सबसे सही रास्ता कोनोहा में ही है, जहाँ इटाची ने शुरुआत की थी और जहाँ उसकी टीम और राइवलरी उसे और मजबूत बना सकती है। इसके बाद टीम 7 कई तरह के मिशंस में हिस्सा लेती है। अपने खाली समय में नारुतो जिराया के साथ पढ़ाई करता है, जहाँ जिराया उसे अपने टेल्ड बीस्ट को सही तरीके से संभालना और रसेंगन करना सिखाता है। साल बीतते हैं और टीम 7 लगातार मजबूत होती जाती है। साकुरा ये तय करती है कि वह पीछे नहीं रहेगी। वह खुद को उपयोगी और ताकतवर बनाने के तरीके खोजने लगती है और रॉक ली तथा माइट गाय के साथ ट्रेनिंग शुरू करती है। आखिरकार वह 8 गेट्स खोलने की कला में महारत हासिल कर लेती है। कुछ समय बाद खबर मिलती है कि गारा को एक रहस्यमय संगठन अकात्सुकी ने अगवा कर लिया है। टीम 7 माइट गाय के साथ रवाना होती है। रास्ते में उनका सामना इटाची और किसामे से होता है, जिन्हें नारुतो और सस्के जल्दी ही हरा देते हैं। सस्के यह भी नोट करता है कि यह इटाची सिर्फ एक क्लोन था। वे अकात्सुकी के अड्डे तक पहुँचते हैं, लेकिन गारा के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। फिर भी वे डेदारा और सासोरी दोनों
दोनों को मार देते हैं और चियो की मदद से गारा को जिंदा कर देते हैं। लेकिन यह अकात्सुकी के खतरे की शुरुआत होती है। वे कोनोहा लौटते हैं और हिरुज़न को रिपोर्ट देते हैं। हिरुज़न जिराइया को इस मामले की जांच का आदेश देता है और अकात्सुकी को ढूंढकर खत्म करने का हुक्म देता है। इसी मिशन में सस्के और नारुतो भी शामिल होते हैं और उनका सामना हिडेन और काकुजू से होता है। वे हाइडेन और एसुमा सरुतोबी के बीच चल रही लड़ाई में दखल देते हैं, एसुमा की जान बचाते हैं और हाइडेन को नॉन लेथल तरीके से हराते हैं क्योंकि उसकी कर्स मैजिक यही इजाजत देती है। इसके बाद मिलकर वे काकुजू को भी हरा देते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी खबर आती है कि इटाची सस्के को अपनी आखिरी लड़ाई के लिए ढूंढ रहा है। टीम 7 उसके साथ जाने की पेशकश करती है, लेकिन सस्के मानता है कि यह लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी होगी। नारुतो और टीम 7 चुपचाप सस्के का पीछा करते हैं और उचिहा हाइडआउट तक पहुंचते हैं। वहां किसामे किसी को भी अंदर नहीं जाने देता सिवाय सस्के के। इससे टीम 7 और किसामे के बीच लड़ाई होती है, जबकि अंदर सस्के इटाची से लड़ता है। सास्के जानता है कि वह इटाची के बराबर नहीं है। शुरुआत में लड़ाई बराबरी की लगती है, लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि इटाची ने मंगेक्यू शरिंगन जागृत होने से पहले सास्के से लड़ने से क्यों इनकार किया था। सास्के सुसानु की ताकत को पार नहीं कर पाता और आखिरकार हार जाता है। लेकिन सास्के को मारने से पहले इटाची मुस्कुराता है, अपने भाई को प्यार से गले लगाता है और फिर जमीन पर गिरकर मर जाता है। सास्के पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है। इसी दौरान बाहर किसामे का सामना नारुतो और टीम 7 के बाकी सदस्यों से होता है, जिनमें काकाशी भी शामिल होता है। वह एक बेहद खतरनाक प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन किसामे जानता है कि वह एक ही ताकत के इतने सारे लोगों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। इसलिए जैसे ही उसे इटाची की मौत का आभास होता है, वह वहां से भाग जाता है। इसके बाद टोबी सस्के से मिलता है और उसे बताता है कि असल में क्या हुआ था। वह इटाची की पूरी कहानी उसे समझाता है। सस्के को इटाची के आंसू याद आते हैं और यही वजह है कि वह इस कहानी को सच मान लेता है। सस्के का मंगेक्यू शरिंगन जागृत हो जाता है और वह गुस्से से भर जाता है। इसके बाद सस्के टीम 7 के पास लौटता है। उसके चेहरे पर नफरत और क्रोध साफ झलक रहा होता है। नारुतो उससे पूछता है कि क्या हुआ और सस्के होकागे से बात करने की मांग करता है। वे लीफ विलेज लौटते हैं, जहां सस्के हिरुज़न से मिलता है और उससे इटाची के बारे में पूछता है। हिरुज़न अपनी कुर्सी पर पीछे टिक जाता है। लगता है हमारी गलतियों ने आखिरकार हमें पकड़ ही लिया, वह धीमी आवाज में कहता है। सस्के सच्चाई जानने की जिद करता है। हिरुज़न उसे बताता है कि उसने जो सुना वह सब सच था। इस समय सस्के इतना गुस्से में होता है कि उसका मंगेक्यू शेरिंगन अपने आप सक्रिय हो जाता है। मुझे एक भी वजह बताओ कि मैं तुम्हें अभी मार क्यों न दूं, वह बूढ़े होकागे से कहता है। हिरुज़न जवाब देता है, मेरे पास कोई वजह नहीं है, तुम सही हो। इसके बाद वह इटाची की दुखद कहानी सुनाना शुरू करता है। एक ऐसे युवा अनबू की कहानी जो अपने गांव और अपने लोगों से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। वह सस्के को बताता है कि कैसे एक कू की योजना बनाई गई थी और यह भी कि डेंजो शिमुरा के हस्तक्षेप के कारण शिसुई की मौत कैसे हुई। वह कहता है कि जब तक उसे डेंजो की हरकतों का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हिरुज़न यह भी साफ करता है कि वह किसी और पर दोष नहीं डाल रहा। एक होकागे होने के नाते वह अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। वह सस्के से कहता है कि उसका कभी इरादा नहीं था कि इटाची की जिंदगी बर्बाद हो, लेकिन हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि वह उन्हें संभाल ही नहीं पाया। उसने इटाची को निराश किया, उचिहा क्लैन को निराश किया और पूरे लीफ विलेज को निराश किया। जब सब कुछ खत्म हो गया, इटाची जानता था कि वह कभी कोनोहा वापस नहीं लौट सकता। फिर भी वह गांव की सेवा करना चाहता था, उस गांव की जिसने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था। हिरुज़न ने उसे अकत्सुकी नाम के एक उभरते आतंकी संगठन पर नजर रखने का आदेश दिया। वह सस्के को बताता है कि इटाची की दी गई जानकारी की वजह से ही वे गारा की लोकेशन ढूंढ पाए और हाइडेन व काकुजू को हरा सके। सस्के गुस्से से भरा हुआ कहता है कि अगर हिरुज़न माफी चाहता है तो उसके पास माफी देने को कुछ नहीं है। जब हिरुज़न पूछता है कि सस्के अब क्या करेगा, तो सस्के कहता है कि इटाची की मौत और उचिहा क्लैन के पतन में जो भी शामिल था उसे मार दिया जाएगा। हिरुज़न पूछता है कि गाँव का क्या होगा। सस्के जवाब देता है कि वह गांव को छोड़ देगा, लेकिन बुजुर्गों को उनके अपराधों की सजा जरूर मिलेगी। हिरुज़न धीरे से सिर हिलाता है, शायद हम इसके हकदार थे, अब हमारा समय खत्म हो गया है। अब यह जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपने का समय है, जैसे कभी हशिरामा और तोबीरामा ने हमें सौंपी थी। इतना कहते ही हिरुज़न अमातेरासु की काली लपटों में गिर जाता है। वह न चीखता है, न घबराता है, न दर्द से तड़पता है। वह बस अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है और पूरी कोनोहा को देखते हुए राख में बदल जाता है। यह कर्तव्य था, यह न्याय था और हमेशा ये दोनों एक जैसे नहीं होते। आज वह यह बात समझ रहा था। उचिहा का अभिषेक
अभिशाप जो इसलिए नहीं आया कि उन्हें गांव में शामिल किया गया, बल्कि इसलिए आया क्योंकि उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि उनसे उनका प्यार छीन लिया गया। उचिहा कोई नफरत से भरा क्लैन नहीं था, इसके उलट उनके दिल सबसे शुद्ध और गहरे प्यार से भरे हुए थे। उनका दिल शीशे की तरह नाजुक था और उनकी अपार ताकत उसी दिल की रक्षा के लिए बनी एक ढाल थी। उन्होंने वह ढाल कोनोहा के सामने खोली और कोनोहा ने उस दिल को तोड़ दिया। जो प्यार कभी मासूमियत में पनपा था, वह अब नफरत में बदल चुका था, जो युद्ध की आग में जल रहा था। क्या उचिहा को कोनोहा को उखाड़ फेंकने की कोशिश के लिए नफरत की जाएगी, या भविष्य उन्हें उन लापरवाह बुजुर्गों और एक ऐसे होकागे का शिकार मानेगा जो अपना कर्तव्य निभाने के लिए बहुत कमजोर था? उसे नहीं पता था, और अपने दिल की गहराइयों में वह दुआ कर रहा था कि जब सब खत्म हो तब भी याद करने के लिए एक कोनोहा बची रहे। हिरुज़न अब नहीं रहा। जहाँ कभी वह बूढ़ा शिनोबी बैठा था, वहाँ सिर्फ राख बची थी। सस्के खिड़की से कूदता है और गांव में गायब हो जाता है। जल्द ही यह खबर फैल जाती है कि हिरुज़न की हत्या कर दी गई है और अनबू सस्के की तलाश शुरू कर देते हैं। सस्के उन 2 काउंसिल मेंबर्स को ढूंढ निकालता है जो सालों से हिरुज़न की मदद कर रहे थे, और उन्हें भी उसी तरह मार देता है। उस दौर के ज्यादा बुजुर्ग बचे ही नहीं थे, इसीलिए न्याय को उसी पर संतोष करना पड़ा जिसे अभी तक मौत ने नहीं छुआ था। अब सस्के के लिए सिर्फ एक ही नाम बचा था, डांजो शिमुरा। सबकी नजरों से छिपकर डांजो ने पुराने अनबू के एक गुट रूट को हिरुज़न की नाक के नीचे फिर से खड़ा कर लिया था। वह अपने एजेंट्स को अपनी रक्षा के लिए भेजता है। इन्हीं में से एक था साई, जिसका मिशन था सस्के को मारना। इससे पहले कि सस्के डेंजो तक पहुंच सके, इससे कोनोहा की छतों पर टकराव होता है, जहां सस्के का सामना चालाक और भावनाहीन शिनोबी साई से होता है। साई की कला सुपर बीस्ट स्क्रोल एक बेहद शक्तिशाली हथियार थी। हालांकि उसके बनाए जानवर बहुत मजबूत नहीं होते, लेकिन वह उनकी बड़ी संख्या बना सकता था। उसकी योजना सस्के को थकाने की थी। जैसे ही सस्के उसकी ओर बढ़ता है, साई एक विशाल पेंट का बाज बनाता है और हवा में उड़ जाता है। सस्के से सुरक्षित दूरी पर सस्के नीचे खड़ा रहता है। उसके चारों ओर जानवरों की भीड़ होती है। साई सोचने लगता है कि इसका मतलब क्या है। अचानक वे जानवर सस्के पर हमला कर देते हैं। सस्के मुस्कुराता है और धुएं के गुब्बार में गायब हो जाता है। शैडो क्लोन। साई नीचे देखते हुए सोचता है, अगर वह शैडो क्लोन था तो असली सस्के कहाँ है? पीछे देखो, एक आवाज कहती है। जैसे ही साई मुड़ता है, उसे कुसानागी तलवार अपने शरीर पर सरकती हुई महसूस होती है और बहता हुआ गर्म खून उसके शरीर को ढक लेता है। उसे उसके ही बार से लात मारकर नीचे गिरा दिया जाता है और वह जोर की आवाज के साथ छतों पर जा गिरता है। बाद में नारुतो और टीम 7 उसे वहां पाते हैं और समझ जाते हैं कि इसका मतलब है सस्के आसपास ही है। डंजो अनबू के ठिकाने में इंतजार कर रहा था। तभी सस्के वहां पहुंचता है। सस्के डंजो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब चौंक जाता है जब डंजो अपनी बांह दिखाता है जिसमें कई शेरिंगन जड़े हुए होते हैं। हालांकि कई कहना थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहना होगा, क्योंकि सस्के ने साफ तौर पर गिन लिया था कि इज़ानागी के जरिए डांजो की अमृता कितनी देर तक टिकेगी, और ठीक यही काम सस्के यहाँ भी करता है। तंग जगह होने की वजह से लड़ाई मुश्किल जरूर हो जाती है, लेकिन साथ ही छिपने और बचाव के लिए कई मौके भी मिलते हैं। सस्के सुरक्षित तरीके से लड़ाई को लंबा खींचता है और इज़ानागी के खत्म होने का इंतजार करता है। जब समय पूरा हो जाता है, डांजो को इसका एहसास तक नहीं होता, क्योंकि वह ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन सस्के दे रहा था। वेजिटो की स्पिरिट सोर्ड जैसी दिखने वाली चिदोरी ब्लेड के साथ सस्के डांजो को भेद देता है और उसे मार डालता है। सस्के वहीं खड़ा रहता है, विजयी। आखिरकार इतने सालों बाद उसे सच्चा सुकून मिलता है। उसके जीवन का लक्ष्य पूरा हो चुका था, लेकिन अब समय था एक नए लक्ष्य की ओर बढ़ने का। वह चाहता था कि ऐसा अन्याय फिर कभी न हो। इसी मकसद से वह सभी कागे को समाप्त कर एक ऐसी एकल विश्व सरकार बनाना चाहता था जो व्यक्ति की रक्षा करे और पुराने शिनोबी दर्शन को खत्म कर एक ज्यादा शांतिपूर्ण व्यवस्था लाए। लेकिन इससे वह कोनोहा का दुश्मन बन जाता, जो दुखद था पर फिर भी जरूरी। आखिरकार होकागे की हत्या के पल से ही वह कोनोहा का दुश्मन बन चुका था। इसी दौरान टीम 7 उसका सामना करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पेन गांव में घुस आता है और तबाही मचाने लगता है, यह धमकी देते हुए कि अगर नाइन टेल्स उसे नहीं सौंपा गया तो वह सब कुछ नष्ट कर देगा। अपना आपसी विवाद एक तरफ रखकर नारुतो और सस्के ऊपर की ओर पहुंचते हैं, जहां पेन कोनोहा की आंतरिक सत्ता संघर्ष का फायदा उठाकर हमला करने वाला था। इस समय नारुतो के पास सेज मोड नहीं होता, लेकिन सस्के के पास मंगेक्यू शेरिंगन और कर्स मार्क ऑफ हेवन दोनों होते हैं, जिनका इस्तेमाल वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करता है। नारुतो अब भी अपने वर्जन 1 क्लोक में मदद करने की कोशिश करता है। दोनों मिलकर पेन पर हमला करते हैं, एक दूसरे की कमजोरियों को ढकते हुए और ताकत को बढ़ाते हुए। मिलकर लड़ते हुए वे 6 पाथ्स में से ज्यादातर को हरा देते हैं। सिर्फ डेवा पाथ बचता है। नारुतो
और सस्के एक योजना बनाते हैं। नारुतो कुरामा की शक्ति को 8 टेल्स तक खींच लेता है, एक आंशिक रूपांतरण। वह बेकाबू होने लगता है, लेकिन ससुके अपने मंगेक्यू शेरिंगन से उस पर गेंजुत्सु डालकर उसे नियंत्रित कर लेता है। इसके बाद दोनों मिलकर डेवा पाथ पर ताबड़तोड़ हमला करते हैं और अंततः उसे गिरा देते हैं। इसके बाद सस्के तबाही की आड़ में गांव छोड़ देता है। गांव से बाहर निकलते ही वह नगाटो को ढूंढता है और उसे अमाटेरासु से मार देता है। यह बहुत बड़ा मोड़ होता है क्योंकि अब रिनेगन नष्ट हो चुके होते हैं और अकात्सुकी की योजना रुक जाती है, कम से कम तब तक जब तक ज़ेत्सु कोई नया उपाय न ढूंढ ले। इसी दौरान ज़ेत्सु सस्के को बहकाने लगता है। वह कहता है कि अगर सस्के नारुतो के चक्रा का कुछ हिस्सा लेकर उसे अपने चक्रा से मिलाए तो वह और ज्यादा ताकत हासिल कर सकता है। उसके मुताबिक इससे रिनेगन जागृत हो जाएगा और सस्के अपने सपने पूरे कर पाएगा। लेकिन सस्के ज़ेत्सु पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। वह ज़ेत्सु को मार देता है और तय करता है कि यह शक्ति वह खुद हासिल करेगा। वह नारुतो को गांव में ढूंढता है और मौका देखकर उसका बहुत सारा चक्रा चुरा लेता है। नारुतो पूरी तरह थक जाता है और लगभग मरने की हालत में पहुंच जाता है, लेकिन पुरानी दोस्ती की वजह से सस्के उसे पूरी तरह खत्म नहीं करता। नारुतो के चक्रा को अपने चक्रा के साथ मिलाकर सस्के रिनेगन को जागृत कर लेता है। कुछ समय बाद नारुतो ठीक हो जाता है। उसे यह भी पता चलता है कि जिराया की भी मौत हो चुकी थी होकागे की हत्या से पहले ही, लेकिन सस्के ने होकागे को मार दिया। इससे पहले कि कोई नारुतो को यह बता पाता, अब एक नए होकागे की जरूरत होती है। इसलिए नारुतो को अकेले ही त्सुनाडे को वापस लाने भेजा जाता है। जब वह त्सुनाडे के पास पहुंचता है तो उसे सारी स्थिति बताता है और वापस आने की विनती करता है। हिरुज़ेन और जिराया की मौत और अकात्सुकी के बढ़ते खतरे की वजह से त्सुनाडे गांव लौटने के लिए राजी हो जाती है। इधर सस्के कागे और मौजूदा शिनोबी व्यवस्था के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा होता है। तभी टोबी उससे मिलता है और उसे फिर से आई ऑफ द मून प्लान में शामिल करने की कोशिश करता है। जब सस्के मना कर देता है तो टोबी उस पर हमला कर देता है। ससुके बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कमुई की क्षमता का अंदाजा नहीं होता। टोबी कमुई का इस्तेमाल करके उसे आर पार कर देता है और ससुके को मार देता है। यहीं सस्के की मृत्यु हो जाती है। टोबी रिनेगन ले लेता है और इन्फिनिट त्सुकुयोमी की योजना पर काम जारी रखता है। इसके बाद ओबिटो कबूटो के साथ समझौता करता है और एडो टेंसेई का इस्तेमाल कर अतीत के कई शिनोबी को पुनर्जीवित करता है। वे टेल्ड बीस्ट्स इकट्ठा करने लगते हैं, मानो कांटो पोकेडेक्स पूरा कर रहे हो। वे नारुतो से 9 टेल्स लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब यह बुरी तरह नाकाम हो जाती है तो ओबाइटो गोल्ड और सिल्वर ब्रदर्स का इस्तेमाल करता है और 10 टेल्स को जागृत करने में सफल हो जाता है। वह उसे अपने भीतर समाहित कर लेता है, लेकिन इस समय तक पांचों महान राष्ट्र अब भी एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होते। ओबिटो ऐसा ही करता है और इसीलिए उसे बहुत ज्यादा विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। वह इन्फिनिट त्सुकुयोमी को सक्रिय कर देता है। अब क्योंकि ज़ेत्सु पहले ही मारा जा चुका होता है, इसलिए कगुया ओत्सुत्सुकी दोबारा जीवित नहीं हो पाती। इस तरह ओबिटो को वास्तव में वह सब कुछ मिल जाता है जो वह चाहता था। पूरी दुनिया गेंजुत्सु के अधीन आ जाती है, जिसमें नारुतो भी शामिल होता है। नारुतो का सपना दरअसल वही बन जाता है जो बोरुतो सीरीज आमतौर पर है, क्योंकि हम सब कहीं न कहीं यही चाहते हैं कि वह सीरीज बस इन्फिनिट त्सुकुयोमी का ही हिस्सा हो, और मैं इसे ऐसे ही घटित होते हुए देखता हूँ। शेर यह काफी मजेदार है कि सिर्फ नारुतो को पहले एपिसोड में एक अलग टेक्निक दे देने से कितना कुछ बदल सकता है। खैर, नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आपके पास कोई और आइडियाज हैं जो आप भविष्य में हमसे देखना चाहते हैं तो जरूर बताइए। क्या आपको हमारा वीडियो पसंद आया? Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold